हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के ओम्स लॉ और रजिस्टिविटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल लेके आए हैं। इससे पहले हमने इनके कंसेप्ट समझे थे, क्या क्या फॉर्मूले हम यूज करते हैं, और हमने ये भी समझा था किस तरह से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये 7 न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है। फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ये डायग्राम दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। तो सबसे पहले हमें अगर ऐसा कोई ग्राफ आ जाए और क्वेश्चन पूछा जाए, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि ग्राफ में दे क्या रखा है। ठीक, तो अब हम देख सकते हैं जो ग्राफ है इसमें जो गिवन है, एक तो हमारा आई गिवन है एम्पियर में, और एक टाइम दे रखा है, टाइम सेकंड में, और करंट एम्पियर में दे रखी है। अब पूछा क्या है, फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर ओवर अ टाइम इंटरवल 10 सेकेंड। टोटल जो टाइम इंटरवल है 0 से 10 सेकेंड का है। ठीक, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा। तो Q इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। अब ग्राफ किस किस के बीच में, I और T। तो एरिया किसके अंदर निकालेंगे, एरिया अंडर ग्राफ I और T, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू आई टी के होता है। Q इज इक्वल टू किसके होता है, आई टी के इक्वल होता है। तो इसका हमें ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ का एरिया फाइंड करना होगा। अब देखिए, इस पॉइंट से जब O पॉइंट से जा रहा है ग्राफ 5 सेकेंड तक, तो हमारा ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, देखिए यहां से यहां तक गया तो ट्राइंगल बन रहा है। तो पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पहले पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक, अब यहां पे ट्राइंगल की बात करेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। जो हमारा एरिया होगा ट्राइंगल का वो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है, 0 से 5 इंटू हाइट भी क्या है हमारी, देखो कहां तक जा रहा है, ये 5 तक जा रहा है, तो 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तब जाके हमारा क्यू निकल के आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यूज करेंगे फॉर्मूले का, तब जाके हमारा क्या निकल के आएगा, यहां से क्यू निकल के आएगा। अब हमने क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला बन रहा था, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था फॉर्मूला, एल इंटू बी। एरिया अगर रेक्टेंगल का निकालते थे, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड। अब इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी होगी, 5। इन दोनों के बीच की अगर ब्रेड देखोगे तो कितनी आ रही है, 5। तो 5 इंटू यहां तक क्या वैल्यू थी हमारी, 5, एल इंटू बी। ठीक है, तो क्या होगा 5 इंटू 5, क्योंकि ये भी 5 है हमारा, ये भी 5 का होगा, तो 5 इंटू 5। तो यहां पे रखेंगे एल इंटू बी। वैसे डायरेक्ट लिख सकते थे 10 माइनस 5, क्योंकि यहां 10 में से 5 जाएगा, 5 इंटू 5। ठीक, अब ये कितना आया, 1/2 यानी 25/2 प्लस 5 इंटू 5 25। तो 25/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 12.5। 25/2 क्या होगा हमारा, 12.5 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37.5 कूलम। कितना आएगा ये निकल के, 37.5 कूलम। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, क्या किया था हमने, ये ग्राफ दे रखा था, ग्राफ को देखते हैं। Q इज इक्वल टू आई टी हम फॉर्मूला जानते थे, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, तो I और T के बीच में ग्राफ है, तो ये Q को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे जब टाइम के साथ देखा 0 से 5 तक एक ट्राइंगल बन रहा था, तो इसका एरिया फाइंड किया, फिर इसका एरिया फाइंड किया, दोनों को प्लस कर दिया, तो पूरा हमारा क्या निकल के आ गया, चार्ज। तो चार्ज हमारा कितना आया, 37.5
कूलम। तो इसका आंसर क्या आएगा 37.5 कूलम्स आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, ड्रॉ अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट सप्लाई। 120 वोल्ट की सप्लाई पे जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो कितना है हमारा, कितना निकल के आ रहा है 2.4 एम्पियर निकल के आ रहा है। अगर हम बात करें करंट की तो करंट कितना आ रहा है 2.4 एम्पियर आ रहा है, कितने पे 120 वोल्ट पे। अब उसके बाद कहा है कि इस हीटर में द व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर, इसी रूम हीटर में कितना करंट फ्लो करेगा अगर हम उसे 240 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर दें, 240 वोल्ट की सप्लाई लाइन से क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है पहले वो लिखते हैं, क्या क्या गिवन है, करंट दे रखा है 2.4 एम्पियर, तो I इजिकल टू हमने क्या लिख लिया 2.4 एम्पियर। उसके बाद फ्रॉम द 120 वोल्ट सप्लाई, 120 वोल्ट की क्या है सप्लाई दे रखी है। फिर व्हाट विल बी द करंट, I इसमें पूछा गया है द्वारा से, अगर हम वोल्टेज दे दें कितना 240 वोल्ट। तो अब यानी इलेक्ट्रिक रूम है जिसमें हीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक रूम में कोई हीटर लगा हुआ है, या ये बोल सकते हो इलेक्ट्रिक रूम हीटर है कोई, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक रूम हीटर था, वहां पे इतना करंट था, अगर हम 240 वोल्ट की सप्लाई दे दें तो करंट कितना होगा। तो सिंपल है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के होता था। B किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे I के। जब B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के है, अगर मैं B को यहाँ पे देखूं दुगना कर रहा हूं तो करंट भी मेरी कितनी होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए। तो I इजिकल टू क्या होगा 4.8 एम्पियर हो जाएगा, 2.4 का दुगना होगा। B जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के है तो करंट भी मेरी कितनी होगी, दुगनी होगी, क्योंकि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो I इजिकल टू 4.8 एम्पियर होगा। ये था डायरेक्ट, लेकिन ये हमें करना नहीं है, हमें क्या करना है इसमें सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, I भी दिया था तो पहले R निकालेंगे, क्या निकालेंगे R, ठीक है, क्योंकि रूम सेम है तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे वही रहेगा, जो वैल्यू रेजिस्टेंस की निकल के आएगी वहीं 240 वोल्ट पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्लाइड होगी। ठीक, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था V इजिकल टू आई आर के होता है। ओम्स लॉ क्या पढ़ा था, V इजिकल टू आई आर निकालना है तो R इजिकल टू किसके होगा B अपॉन आई। B कितना है 120 वोल्ट, I कितना है 2.4 एम्पियर। ठीक, अब इसमें क्या है एक जीरो और बढ़ा दें तो ये पॉइंट हट जाएगा यहां से, ठीक है। अब 24 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600 अपॉन 12 यानी 50 ओम, कितना आएगा 50 ओम के इक्वल निकल के आएगा। अब इसमें रखेंगे वोल्टेज मेरा 240 है, आर मिल चुका है तो आई इजिकल टू किसके होगा, आई इजिकल टू होगा बी अपॉन आर के। वोल्टेज कितना है 240, आर कितना है 50, जीरो से जीरो कैंसिल तो 4.8 एम्पियर। तो करंट कितनी बहेगी 4.8 एम्पियर बहेगी। इस तरह से हमें इसे सॉल्यूशन में करना है, सॉल्व करना है इस तरीके से। और डायरेक्ट देख सकते थे, जब वोल्टेज आपने दुगने किए हैं तो करंट भी कैसी होगी, दुगनी होगी। तो 4.8 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर, एक करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ 4 किलो ओम रजिस्टर। अब मान के चलिए हमारे पास क्या है 2 मिली एम्पियर की करंट है और वो किसी रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है, 4 किलो ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है। तो हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस रजिस्टर के अक्रॉस। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो करना क्या होगा, हमें सबसे पहले I बराबर गिवन क्या है I 200 मिली एम्पियर, इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर की। कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -3
एम्पियर, क्योंकि ये मिली एम्पियर दिया हुआ है। R इजिकल टू 4 किलो ओम है, इसको हम ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर 3 ओम्स हो जाएगा। किलो ओम को हमने क्या किया, ओम में कन्वर्ट किया, तो 4 इंटू 10 की पावर 3 किलो ओम आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पीडी निकालना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इजिकल टू होता था हमारा V इजिकल टू आई आर, डायरेक्ट ओम लो लगा दिया, V इजिकल टू आई आर पे होता था। और I इजिकल टू कितना दिया है, 200 इंटू 10 की पावर -3 इंटू R कितना है, 4 इंटू 10 की पावर 3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर -3 है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो उससे ये 10 की पावर 3 कैंसिल, तो 200 इंटू 4 इजिकल टू 800 वोल्ट के आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ये कैसे हुआ, कई लोगों को ये वाली चीजें समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि 10th में होती है ये परेशानी। 200 इंटू 10 की पावर -3 है, ठीक, इंटू 4 इंटू 10 की पावर 3 है, सपोज करो ये दे रखी है इक्वेशन हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लिया, चलो कर लिया। अब 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3 हो रहा है। अब ये a की पावर m इंटू a की पावर n बन रहा है, और हमने फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m प्लस n होता है। ये a की पावर -3 प्लस 3, तो ये 0 हो जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। a की पावर 0 इक्वल टू 1, तो 800 इंटू 1 800 वोल्ट, ठीक है ना। ये किसके बराबर आएगा, -0। लेकिन यहाँ पे 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3 दिया हुआ है, इसको करेंगे तो 10 की पावर -3 प्लस 3 इजिकल टू 10 की पावर -0। -0 का मतलब 10 की पावर 0 है तो 1 आती है वैल्यू, ठीक है, क्या आती है, 1 आती है। तो इसलिए कितना हो गया, 800 वोल्ट हो गया, या इसको इससे काट सकते थे तो ये 1 टाइम जाती थी, ठीक। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्वेश्चन को अगर हम अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो आसानी रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, एन एल्युमिनियम वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड डायमीटर 1 mm हैज अ रेजिस्टिविटी 2.8 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो सबसे पहले वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर है, ठीक, पहले ये लिखेंगे हम क्या क्या गिवन है। L इजिकल टू 2 मीटर दे रखा है, डायमीटर 1 mm है, D इजिकल टू 1 mm, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं मीटर में, 10 की पावर -3 मीटर के लिख सकता हूं, D इजिकल टू। अब रजिस्टिविटी इतनी दे रखी है, तो रो इजिकल टू क्या गिवन है, 2.8 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। ये हमारी क्या है, रजिस्टिविटी गिवन है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी R इजिकल टू फाइंड इट, R फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, R इजिकल टू रो L अपॉन A होता है, रो L अपॉन A होता है। A तो दिया नहीं है, तो अब एरिया कैसे निकालेंगे, एक वायर दे रखा है एल्युमिनियम का, तो उस वायर का एरिया किससे फाइंड करोगे, क्योंकि उसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर शेप होता है। जब उसका सर्कुलर शेप होता है तो सर्किल का एरिया क्या होता था, A इजिकल टू पाई आर स्क्वायर। सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, A इजिकल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें पता लग गया कि एरिया ये है, लेकिन यहाँ D दे रखा है, और डायमीटर कैसे निकालते हैं, हम जानते थे रेडियस इजिकल टू D अपॉन 2 के होता है, R इजिकल टू किसके होता है, D/2, R इजिकल टू किसके होगा, D/2 के। तो R स्क्वायर इजिकल टू किसके हो जाएगा, यहां से D स्क्वायर अपॉन 4 के, R स्क्वायर इजिकल टू किसके हो जाएगा, D स्क्वायर अपॉन 4 के, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख सकते हैं, रो L अपॉन A था, A की जगह हमने क्या किया, पाई R स्क्वायर, यानी पाई इंटू R स्क्वायर कितना दिया है, D स्क्वायर अपॉन 4, तो D स्क्वायर अपॉन 4 होता है। तो इसको लिख सकता हूं रो L इंटू 4 अपॉन पाई इंटू D स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। इस इक्वेशन को ये
लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद रो की वैल्यू मुझे पता ही है कितनी दी है, 2.8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एल 2 मीटर इंटू 4/3.14 इंटू डी स्क्वायर 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां 10⁻⁻6 हो जाएगा, यहां भी 10⁻⁻6 है, तो m/n a⁻m अपॉन a⁻n है, तो a⁻m-n होगा, तो -6, और यहां जब ऊपर जाएगा ये प्लस का 6 होगा, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी 0। ठीक है, तो ये तो आपस में क्या है, कट जाएंगे, 10 की पावर में 0 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये कट गए। अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2 यानी मल्टीप्लाई करते हैं 2.8 का 8 में अपॉन 3.14 के साथ। ठीक है, तो 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 और 6 22.4 अपॉन 3.14 ये निकल के आएगा। ठीक है, वैल्यू क्या निकल के आएगी, 22.4 अपॉन 3.14। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो अप्रोक्सीमेट में ही निकालेंगे इसका आंसर। 3 से ये 7 टाइम जाएगा। ठीक है, 21 अब जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दो एक, कितना बचा हमारे पास 14, 12, 3। ठीक है, 12 टाइम यानी 14 बचा, तो 12 टाइम लगभग 7.3 ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा। कितना रेजिस्टेंस आएगा, 7.3 ओम रेजिस्टेंस निकल के आएगा। ठीक, अब इसी में एक क्वेश्चन जोड़ दिया जाए, अगर मान के चलो मैं डायमीटर को डबल्स कर दूं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। मैंने क्या बोला, अगर मैं डायमीटर को, मैंने माना एक क्वेश्चन अपनी तरफ से जोड़ा, डायमीटर को अगर मैंने 2 टाइम्स कर दिया तो उस केस में रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा 1/4 टाइम्स होगा। कैसे, क्योंकि हम जानते थे R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² के होता है, तो 2 टाइम्स अगर हम डायमीटर को करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/4 टाइम्स होगा, और D को अगर मैंने 3 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स होगा मेरा, 1/9 टाइम्स होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/9 टाइम्स होगा। अगर मैंने D को 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/16 टाइम्स आएगा। रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/16, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर डायमीटर को 2 टाइम्स कर रहे हैं, यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, 1/d² के होता है, 1/d² के R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे भी देख लिया हमने, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, 7.3 ओम। R इक्वल टू रो L/A रखा, आसानी से निकाला, और एरिया हमेशा πr² ही यहाँ पे हम पुट करेंगे। एरिया क्या निकालेंगे, πr² के इक्वल निकालेंगे। अब डायमीटर दिया था तो उसको हमने R इक्वल टू d/t होता है, वहां से हमने रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5th क्वेश्चन दिया है, एक कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, हमें R दे रखा है। ठीक, R इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, यानी अगर किसी की लेंथ डबल हो जाए, पहले कितनी थी L, ओरिजिनल लेंथ क्या है L है। ठीक, अब कितनी हो गई डबल, यानी न्यू लेंथ L डैश इज इक्वल टू 2L के हो जाएगा। L डैश इज इक्वल टू किसके होगा, 2L के। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, यानी R डैश निकालना है, R को हमने स्ट्रेच किया था। ठीक, अब इससे पता लग रहा है कि इसका एरिया तो सेम रहेगा, एरिया पे तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। जब एरिया सेम रहेगा, चाहे वो न्यू रेजिस्टेंस हो चाहे हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो, ठीक, उस केस में जो हमारे वायर का वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, और वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता था। तो हम क्या करते हैं, जब भी वॉल्यूम लिखते हैं इसमें एरिया के रूप में, तो L इंटू बी इंटू एच,
तो L इंटू बी को हम A और इसको L मान लेते हैं, हाइट को क्या मान लेते हैं, L। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम। ये किसके इक्वल हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम सेम आएगा किसके इक्वल, A डैश L डैश के। किसके इक्वल आएगा, A डैश L डैश। अब हमने देखा L डैश बराबर 2L था, तो हमने लिख दिया A डैश इंटू 2L, AL इक्वल टू एरिया इंटू L इक्वल टू A डैश 2L। L से L कैंसिल, अब मेरे पास बचेगा क्या, 2A डैश। तो अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, A डैश इजिकल टू किसके लिख सकता हूं, यहाँ पे A अपॉन 2 के। A डैश इजिकल टू किसके लिख सकता हूं, A अपॉन 2 के, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इजिकल टू रो L अपॉन A। ठीक, और हमने बताया था कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टिविटी है ना तो वो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। व्हाट रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, तो हमने ये निकाला। तो R इजिकल टू हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो क्या होता, रो L अपॉन A। अगर हम न्यू फॉर्मूला लिखेंगे तो R डैश बराबर रो L डैश अपॉन A डैश के होगा। किसके होगा, R डैश इजिकल टू रो L डैश अपॉन A डैश। L डैश किसके इक्वल है हमारा, 2L के इक्वल है। ठीक, रो इंटू 2L लिख दिया। A डैश किसके इक्वल है, A अपॉन 2 के इक्वल है। किसके इक्वल है, A अपॉन 2 के इक्वल है। तो ये R डैश हो गया। अब मैंने क्या किया, इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये 4 हो जाएगा मेरा। ठीक, तो इसको लिख सकता हूं 4L अपॉन A। ठीक है, अब आप जानते हो 4 को अगर मैं अलग कर दूं तो ये मेरी इक्वेशन बन रही है ये वाली, रो L अपॉन A। ये इक्वेशन बन रही है 4 इंटू रो L अपॉन A। अब ये इक्वेशन हमने किसके इक्वल रखा था, R के इक्वल थी मेरी। ये इक्वेशन किसके इक्वल थी, R की। तो R डैश बराबर किसके आएगा यहाँ पे, 4 इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, R डैश बराबर 4R के इक्वल आएगा। R डैश क्या निकल के आया मेरा, 4 इंटू R, यानी न्यू रेजिस्टेंस इजिकल टू 4 इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लेंथ को स्ट्रेच किया गया तो एरिया पे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं लेंथ स्ट्रेच करने पे। ठीक है, अगर एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो एरिया इजिकल टू न्यू ओरिजिनल जो वॉल्यूम था इजिकल टू न्यू वॉल्यूम। ठीक है, जो एरिया है उसका, तो AL इजिकल टू A डैश इंटू 2L, क्योंकि लेंथ चेंज हो गई 2L हो गई, क्योंकि स्ट्रेच करने पे डबल हुई और इसी फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की तो R डैश बराबर 4 इंटू R निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। तो एक 4 ओम का रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का वायर था जिसको हमने डबल कर दिया, यानी उसे फोल्ड कर दिया डबल। ठीक है, फोल्ड करोगे तो एरिया इंक्रीज हुआ। एरिया है, ये क्या दे रखा है, एरिया। एरिया इसका क्या हो गया, डबल हो गया। यहां से समझना क्या है हमें, एरिया डबल हुआ। जैसे ही हम कोई भी 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस का वायर लेंगे तो उसको जब डबल करेंगे, ठीक है, तो एरिया क्या होगा, डबल हो जाएगा, लेकिन उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। जो लेंथ होगी वो हाफ हो जाएगी। यहां से क्लियर पता लग रहा है। ठीक, लेकिन पहले वाला रेजिस्टेंस कितना दिया है, 4 ओम दिया है। न्यू रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, पहले क्वेश्चन में ये लिखते हैं। ठीक, अगर स्टार्टिंग थी पहले तो रेजिस्टेंस यही रहेगा हमारा रो L अपॉन A, इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, इस पे ये तो सेम रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारा। ठीक, अब जैसे ही डबल किया यानी एरिया क्या हो गया, न्यू एरिया क्या हुआ, A डैश इजिकल टू 2A के। ठीक, और लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, L डैश इजिकल टू L अपॉन 2, हाफ हो जाएगी। जब लेंथ हाफ हो गई एरिया डबल हो गया तो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इजिकल टू रो, इस पर ये तो कोई रेजिस्टिविटी तो डिपेंड नहीं करती एरिया और लेंथ पे। ठीक है ना, L कितना है, L/2 इंटू एरिया कितना है 2A
ठीक, तो इसको लिख सकते हैं रो एल अपॉन 4a। तो यहां से हमने एक और फिर से फॉर्मूले में सीखा कि रो एल अपॉन ए ये किसके इक्वल होता है, मेरे आर के इक्वल होता है। तो इसको लिख सकता हूं 1/4 इंटू आर। तो आर डैश बराबर किसके आया, 1/4 इंटू आर के आया। तो जब मेरा आर डैश इजिकल टू 1/4 इंटू आर है, आर इजिकल टू किसके दिया था, 4 ओम के। तो 1/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो कितने का आएगा हमारा, ये ओम में दिया है 4 ओम, तो ये 1 ओम का आएगा। आर डैश इजिकल टू किसके आएगा, 1 ओम के। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 1 ओम होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या दिया था, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो आर गिवन है 4 ओम, इज डबल ऑन इट। वायर को डबल कर दिया यानी फोल्ड कर दिया तो उसका एरिया इंक्रीज हुआ। तो एरिया डबल हुआ, लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक, तो हमने देखा जब हमने ए डैश इजिकल टू 2 है तो एल डैश बराबर एल बाई 2, यानी एरिया डबल और लेंथ कितनी, हाफ। पहले ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता था आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। न्यू फॉर्मूला लिखा आर डैश इजिकल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। ये वैल्यू पुट कर दी और उसको सॉल्व कर लिया तो आर डैश इजिकल टू कितना आया हमारा, 1 ओम निकल के आया। ये था 6 नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 7। अब इसमें क्या दे रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम। ठीक, किस कोई भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर ओम है। ठीक, व्हाट विल इट्स न्यू रेजिस्टेंस, आर डैश फाइंड करना है। इफ इट स्ट्रेच टू n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, कितना हो रहा है, n टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं हम ओरिजिनल लेंथ के। समझ में आया, स्ट्रेच का मतलब उसको खींच रहे हैं n टाइम्स, किसके, लेंथ के, l। ठीक, तो इसका मतलब है इसका जो एरिया होगा या वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा, हम पढ़ चुके हैं। तो v इजिकल टू, पहले इससे पहले ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, बिल्कुल सेम है। तो v इजिकल टू ए एल इजिकल टू ए डैश एल डैश लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं ए एल इजिकल टू ए डैश एल डैश। ठीक, और एल डैश इजिकल टू किसके दिया है मेरा, एन एल के दिया है। एल डैश इजिकल टू किसके है, एन टाइम्स स्ट्रेच हुआ है तो एन एल। ठीक है, एन एल के दिया हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूं ए डैश अपॉन ए। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए डैश, सॉरी, ए अपॉन ए डैश इजिकल टू एल अपॉन एल डैश इजिकल टू किसके हो गया, ये एन के हो गया। ए अपॉन ए डैश इजिकल टू एल अपॉन एल डैश इजिकल टू किसके आएगा, एन के इक्वल निकल के आएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई ए डैश एल डैश, रुको रुको रुको, ये होगा बेटा ए अपॉन ए डैश एल डैश अपॉन एल इजिकल टू एन, क्योंकि ए एल बराबर किसके था, ए डैश एल डैश के था। तो ए अपॉन ए डैश बराबर किसके होगा, एल डैश अपॉन एल के होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता लग रहा है इसमें ए एल एल डैश इंटू ए डैश के होता है। ठीक, तो एल डैश अपॉन एल इजिकल टू एन, ये इक्वेशन बन के आ गई मेरे पास, ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना था कि आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए तो होता ही था मेरा। ठीक, अब न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर रेजिस्टेंस का वायर आर ओम है और न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आर डैश निकालना है। क्या निकालना है, आर डैश। ठीक, अब आर डैश बराबर क्या होगा, अगर देखें तो रो एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, रो एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक, और ये भी हमने पढ़ा था आर इजिकल टू किसके होगा, रो एल अपॉन ए के। ठीक,
आर इजिकल टू किसके होगा, रो एल अपॉन ए के। तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं, अगर आर डैश अपॉन आर कर दें, सिंपल क्या करें, आर डैश अपॉन आर कर देंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर मैं आर अपॉन आर डैश अपॉन ये कर दूं तो ये आसानी से मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे पता है एल डैश अपॉन एल एन के इक्वल है, ए डैश अपॉन ए अपॉन ए डैश किसके इक्वल है, एन के है। तो एन इंटू एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए, जैसे सपोज कीजिए आर बराबर ये होता था हमारा रो एल अपॉन ए, ठीक, मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब आर डैश अपॉन आर रो एल डैश बराबर किसके था मेरा, एन एल के, चलो यही रख दिया एन एल, ठीक। अब यहां से ए डैश निकालूंगा, तो अगर मैं यहां से ए डैश निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, देखिए, ए डैश इज इक्वल टू एल डैश, ए डैश रुको सॉरी ए एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू एन एल, एल से एल कैंसिल, तो यहां से जो ए डैश निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका एन ए अपॉन एन के, किसके आएगा, ए अपॉन एन के। तो यहां पे रख सकता हूं, ये किसके इक्वल होगा, ए अपॉन एन के इक्वल होगा, ए डैश किसके होगा, ए अपॉन एन के, ठीक है। इसको मैंने ये रख दिया, यहाँ आर लगाने की जरूरत नहीं थी, केवल मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या किया, पुट किया इसको, तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, रो इंटू एल अपॉन ए आर के इक्वल, सॉरी रो एल अपॉन ए आर के एन अपॉन इसके भी, तो ये एन ऊपर चला जाएगा, एन इंटू आर, तो एन स्क्वायर आर, ठीक है। तो आर डैश बराबर किसके आएगा, एन स्क्वायर आर के आएगा, यहां से भी निकल रहा था हमारा, यहां से भी निकल रहा है। एक बार फिर बताते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि कंफ्यूजन में आ गए होगे इधर उधर करने से, एक साइड में नहीं किया है इसलिए। चलो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं इस क्वेश्चन का। देखो, सबसे पहली बात, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सिंपल है, अगर हम फिफ्थ सीख चुके हैं तो ये भी क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा, ठीक। फॉर्मूला लिखते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सिंपल, ये दे रखा है आर ओम रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे आर रो एल डैश अपॉन ए डैश लिखेंगे, सिंपल, इतना कर लिया हमने। अब इसने बोला स्ट्रेच टू एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो स्ट्रेचिंग एन टाइम्स की गई, किसकी, ओरिजिनल लेंथ की, तो एल डैश इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एन एल के, पहले ओरिजिनल लेंथ एल थी, जब एन टाइम स्ट्रेच की तो एल डैश बराबर न्यू लेंथ क्या निकल के आई, एन एल, और एरिया सेम रहता है, ए एल इज इक्वल टू ए डैश एल डैश के होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। इसको करने के बाद यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ए एल सेम रहेगा इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो एन इंटू एल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल, अब मेरे पास बचेगा ए इज इक्वल टू ए डैश इंटू एन, तो इसको लिख सकता हूं मैं ए डैश इज इक्वल टू ए अपॉन एन, ये वैल्यू निकल के आई मेरी, इतना कर लिया। अब यही वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी इस फॉर्मूला में, क्या किया, ये जो सेकंड फॉर्मूला था, ठीक, तो दिस वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट मान लो, और अब ये भी वैल्यू, दिस वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन सेकंड, ये वैल्यू पुट की, तो आर डैश इज इक्वल टू किसके होगा, रो एल डैश यानी एन एल अपॉन ए डैश ए अपॉन एन हो जाएगा। अब यहां से अलग अलग कर लेते हैं, तो एन इंटू रो एल अपॉन ए बन रहा है, और ये इक्वल टू किसके होता है मेरे, आर के, तो यहां से आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, एन स्क्वायर इंटू आर, अगर एन टाइम्स कर रहे हैं तो एन स्क्वायर आर के आर डैश आता है। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स, ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो बुक के में, तो कमेंट में लिख सकते हो आप, क्वेश्चन लिख के,
तो उस न्यूमेरिकल को हम किसी ना किसी क्लास में कंप्लीट करा देंगे।